दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट में आपका स्वागत कर रहा हूं और आप मेरे साथ देख रहे हैं बिहार चुनाव की डायरी। बिहार चुनाव से संबंधित खबरों को लेकर हम आपके सामने हर शाम को प्रस्तुत होते हैं, बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकारों से जो बताते हैं कि आने वाले समय में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किस प्रकार के समीकरण बन सकते हैं, सत्ता को पाने के लिए क्या क्या गठजोड़ हो सकते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या बातें रहेंगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इन सब चीजों पे धीरे धीरे विस्तार से चर्चा होगी। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। अनीता चौधरी जी हैं मेरे साथ। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ मनीष वत्स जी। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। आज हम रवि जी बात करेंगे कि जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो एनडीए का जो घटक दल थे और जो यूपीए के घटक दल थे वो अलग अलग थे। आज जो दल सत्ता में है, जेडीयू और बीजेपी, वो उस समय परस्पर विरोधी होकर चुनाव लड़े थे। अब क्योंकि ये दोनों दल सत्ता में हैं तो किस प्रकार से आने वाले समीकरण बनेंगे, और जो पुराने जो गठबंधन है उसमें से जैसे देखने में आ रहा है कि चिराग पासवान थोड़ा सा अलग से हटकर अपनी कुछ खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे पिछली बार एनडीए में जीतन राम मांझी थे लेकिन आज मांझी उस गठबंधन से बाहर है और वो आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक नया समीकरण बनेगा, जो दलों के बीच में जो नया तालमेल शुरू होने वाला है, वो किस प्रकार का दिखाई दे सकता है आने वाले विधानसभा चुनावों में? देखिए अतुल जी, एक बहुत बड़ा सत्य है, कटु सत्य है कि राजनीति में न तो कोई स्थायी मित्र होता है और न कोई स्थायी शत्रु होता है। फिलहाल जो समझ में समीकरण आ रहे हैं, शक्ति सिंह गोहिल लगातार जो महागठबंधन के प्रयास में लगे हुए हैं, कांग्रेस एआईसीसी प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल वे तेजस्वी यादव से मिल चुके हैं, जीतनराम मांझी से मिल चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली से वो लगातार टच में है। और वो ये भी कह चुके हैं कि कोई मतभेद जो महागठबंधन के दल हैं उनके बीच में नहीं है। अब तो खबर यहाँ तक भी आ रही है कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या तेजस्वी के नाम पर सहमति बन जाएगी, तो उन्होंने ये कहा कि ये उनका हक है, मुख्यमंत्री पद लेना उनका हक है। और दूसरी तरफ जैसे हम देख रहे हैं, आपने कहा भी कि सत्तारूढ़ दल जेडीयू और बीजेपी वे मिल के लड़ रहे हैं चिराग पासवान के साथ। आपने कहा कि वह अपनी अलग खिचड़ी पकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बाकायदा चिराग पासवान को बहुत बड़ा सियासी नफा, बहुत बड़ा सियासी राजनीतिक फायदा इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में होते हुए दिख रहा है। तो मोटे मोटे तौर पर, और जैसे कि कल भी हमने बातें की कि यशवंत सिन्हा और जो फुटकर कुछ पार्टियां हैं, वो शायद फुटकर नेता जो हैं वो उनके साथ जाएं, तो मोटे तौर पर ये तीन बड़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कि रामविलास पासवान ने बाकायदा, वैसे तो चिराग को पार्टी का अध्यक्ष पहले बना ही दिया था, लेकिन अब बाकायदा बयान जारी कर दिया है कि जो भी चिराग पासवान पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, पार्लियामेंट्री बोर्ड के नेता के तौर पर जो भी फैसले चिराग पासवान लेंगे, पार्टी उन्हें मानेगी। यानी रामविलास पासवान ने एक तरह से खुद को ये जो सियासी जोड़ तोड़ और दबाव की राजनीति चल रही है, इससे फिलहाल खुद को थोड़ा अलग कर लिया है, और या कहें कि ये संकेत दिया है नीतीश कुमार को खास तौर पर कि भाई अब जो चिराग पासवान जो कह रहे हैं वही आप सुनिए, मेरे कहने सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बार बिहार चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले हैं, जो जाहिर है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव के बाद जो हुआ उससे जो बीजेपी को चोट लगी है, वो छाछ भी दूध के जले के बाद छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहती है। तो जाहिर है कि बहुत सारे कयास, बहुत सारे राजनीतिक
अंदाजे ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश यादव के सामने बीजेपी ने एक तरह से चिराग पासवान को एक दीवार बना के खड़ा कर दिया है, जिससे कि बीजेपी अपनी बात मनवा सके गठबंधन में। नहीं, जैसे पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो भाजपा ने लगभग 160 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और जो यूपीए गठबंधन कह सकते हैं उसके अंदर आरजेडी और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब भाजपा को अपनी 160 सीटों में से सीटें देनी पड़ेंगी। जनता दल यूनाइटेड अपनी सीटें बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, और क्या है कि आगे चल के जब मुख्यमंत्री और सत्ता के बंटवारे का भी सवाल होता है तो उसमें देखा जाता है बड़ा कौन छोटा कौन, किसके पास सीटें ज्यादा। क्योंकि 101 सीटों पर चुनाव लड़कर आरजेडी ने अपना जो आधार है वो बढ़ा लिया था और खोया हुआ आधार वापस लिया था। 80 सीटें उन्होंने जीत ली थी उसमें से, और जबकि जेडीयू की सीटें कम हो गई थी। अनीता जी, आप कैसे इस समीकरण को देखती हैं कि सीटों का जब बंटवारा होगा तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा एनडीए अलायंस को? देखिए, अगर पूरे समीकरण को अगर देखें तो बीजेपी 160 सीटों पे लड़ी, मगर अब देखेंगे तो उनको आया सिर्फ 58 सीट्स विधानसभा में। और क्योंकि जेडीयू जो है वो तकरीबन 100 सीटों से ऊपर पे लड़ी, लेकिन वो 70 सीटों के भागीदार रहे इस विधानसभा चुनाव में। अगर हम एलजेपी की लें तो वो उनके पास 2 सीटें हैं विधानसभा में। तो ऐसे में बीजेपी की जो अपर हैंड है वो नीतीश कुमार के पास है, और उनके जो हाव भाव हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार सीटों को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ना चाहते हैं। वो 60% की कम से कम भागीदारी चाहते हैं इस चुनाव में अलायंस में, क्योंकि चिराग पासवान सेंटर में एनडीए के अलायंस हैं, और उनके पिताजी जो हैं वहां पे वो मंत्री भी हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान सीटों को लेकर अपनी बढ़त तो जरूर मांगेंगे, लेकिन उनकी कोशिश ये भी रहेगी कि जो सेंटर का अलायंस है उसमें कोई दरार नहीं आए, उसके साथ हम बने रहें, क्योंकि वो 4 साल के लिए एक मोहर वाली सरकार है जिसको कोई नहीं हटा सकता है। तो ऐसे में चिराग पासवान की जिद रहेगी कि भले मेरे पास 2 नंबर हो, लेकिन हमारे पास वो नंबर्स आने चाहिए जिसपे हम ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ सके। तो ये नंबर कौन देगा? नीतीश कुमार, क्योंकि वहां पे अपर हैंड में है, अलायंस उनके साथ हो रही है, तो नंबर का बंटवारा जो है नीतीश कुमार के हाथ में होगा। अगर नीतीश कुमार ये चाहते हुए कि हाँ मेरी सरकार, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस जो है अप टू मार्क नहीं रहा है, अलायंस के साथ हमको जाना है और उसके बाद जीतते हुए मुझे मुख्यमंत्री बने रहना है, सत्ता का भोग करते रहना है, तो कहीं ना कहीं वो माइल्ड होंगे, और उनको जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने नंबर्स के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अपने नंबर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली, चाहे वो नेगोशिएशन किस लेवल पे भी हो। तो उस नंबर्स पे एलजेपी को कितनी सीटें देती है ये देखना रहेगा। चिराग पासवान ने इंडिकेशन दिया है कि वो 40 सीटों पे लड़ना चाहते हैं। जी रवि सर। जी रवि जी, आप क्या कह रहे हैं? अनीता, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि हाँ, मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि आज सुबह दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर एलजेपी की एक मीटिंग हुई, जिसमें जो बिहार से जो नेता आए उन्होंने 94 सीटों की बूथ रिपोर्ट चिराग पासवान को सौंपी है, और ये भी खबर में कहा जा रहा है कि जल्दी ही 150 सीटों का एनालिसिस कर लिया जाएगा बूथ लेवल पर। और चिराग पासवान पिछले कई दिनों से ये संकेत दे रहे हैं और बाकायदा बयान भी दे चुके हैं। अभी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बिहार में जो मीटिंग की, उसमें भी उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहिए। हो सकता है कि एलजेपी बिहार की सारी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार अपने उतारे, और ये भी संभव है कि अगर कोई अलायंस होता है, क्योंकि ये बयान भी चिराग पासवान की तरफ से आ चुका है कि केंद्र में हम बीजेपी के साथ हैं, जेडीयू के साथ नहीं है, राज्य में हमारा कोई भी तालमेल जेडीयू के साथ नहीं है। तो अगर कोई एक संभावना ये भी बन सकती है कि अगर एनडीए अलायंस को, एलजेपी को जो भी सीटें मिलें, तो ये हो सकता है कि वो बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार ना उतारें, अपनी सीटों पे लड़ें, और जो जेडीयू की सीट्स हैं
उन पर अपने उम्मीदवार भी उतार सकते हैं। तो ये एक खबर और भी है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार नीतीश यादव के प्रति मुखर हो रहे हैं। हाल ही में आपको याद होगा उन्होंने ये बयान भी दिया था कि जेडीयू सरकार जो बिहार की है वो बीपीएल के जो लाभार्थी हैं 1,45,00,000 के राशन कार्ड नहीं बनवा पाई। और उनके इस बयान के बाद आपको ये भी पता होगा कि नीतीश सरकार जिस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा कर रहे थे, उसी समय नीतीश कुमार राशन कार्डों को लेके वहां पटना में एक बैठक कर रहे थे। तो पूरा ये संभावना, ये आसार दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी इस समय चिराग पासवान को फ्रंट फुट पे खुद खिला रही है और फुल टॉस बॉल फेंक रही है उनको। मैं भी वही बोल रही थी कि उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हम बीजेपी के परोक्ष में कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, और जहां जहां वो कैंडिडेट उतारेंगे ये भी तय सी बात है कि चिराग पासवान 100% जो नंबर्स है उनका बहुत ज्यादा अप नहीं होने वाला, लेकिन हाँ उस विधानसभा में एक वोट कटुआ का काम करेंगे। जो दलित वोट है कहीं ना कहीं छिटक के वो पासवान के साथ जुड़ेगी, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को यानी कि जेडीयू को भोगना पड़ सकता है। जी, ये जो एक नई बात जो रवि जी ने कही है कि भाई ये इस बात की भी संभावना हो सकती है कि चिराग पासवान अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें और चुनाव लड़ने की सोचें। ये भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प समीकरण होगा। मनीष जी से मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से ट्रेंडिंग चल रही है और जिस तरीके से लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हो, तो सोशल मीडिया का अगर जायजा लिया जाए तो आपको किस प्रकार के समीकरण दिख रहे हैं अभी, और क्या लग रहा है कि किस बहाने से कैसे एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा खासियत है कि कोई भी चीजें स्पष्ट रूप से तुरंत नजर आ जाती हैं। कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन किसके समर्थन में है। कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो लोग डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं और लिख देते हैं। हालांकि तो ऐसे में हम देख रहे हैं, अभी की स्थिति में हम देख रहे हैं कि जेडीयू और भाजपा का जो गठबंधन है और उसमें जो लोजपा का रोल है, कई लोग एनालिसिस सोशल मीडिया पे करते हैं, लिखते हैं कि शायद ये गठबंधन शायद किसी मुकाम पे जाके एक साथ ही रहेगा और लोग तीनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जहां तक लोजपा के लोगों का सवाल है तो वो अभी साइलेंट हैं। उनको शायद ऊपर से पार्टी से निर्देश है कि आप ना भाजपा के पक्ष में कुछ लिखे, ना एनडीए के पक्ष में लिखे, ना गठबंधन के पक्ष में लिखे। तो लोजपा के लोग बहुत कुछ ज्यादा लिख नहीं रहे हैं। भाजपा के समर्थक हैं वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि लोजपा भाजपा से टूटने वाली नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान बिहार चुनाव के नाम पर सेंटर से गठबंधन तोड़ेगी नहीं। इसके अलावा बात जहां तक जेडीयू के साथ है तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान कुछ अधिक सीटें चाहते हैं और शायद अधिक सीटें उनको मिले तो वो गठबंधन में बने रहेंगे, और इसके लिए वो जेडीयू के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। दूसरी बात, सोशल मीडिया का रोल सदैव महत्वपूर्ण रहा है। जो मैं अभी एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ विशेष बात पे जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, वो ये है कि सोशल मीडिया पे भाजपा बहुत ज्यादा अपने प्रचार प्रसार को लेके मुखर हो रही है। जेडीयू ने भी अभी एक रणनीति बनाई है 2 दिन पहले कि किस तरह से कोविड-19 के कारण सोशल मीडिया पे प्रचार किया जाए, लेकिन लोजपा की कोई अभी तक रणनीति सामने आई नहीं है कि सोशल मीडिया पे प्रचार कैसे किया जाए, सोशल मीडिया पे अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से कहा जाए कि अपनी बात रखें, अपने विजन बताएं। भाजपा ने तो तय कर लिया है कि वो वर्चुअल रैलियां करेंगे। इसके अलावा अमित शाह जी ने हाल ही में वर्चुअल रैली की थी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप भाजपा वालों ने बनाए हैं। 95,000 IT सेल हेड को उन्होंने अभी तक बिठा रखा है इस काम के लिए। सॉरी, 95,000 नहीं, 95,100। इसके अलावा जेडीयू का ही 2 दिन पहले रणनीति आई थी, RCP वगैरह का एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि किस तरह से वे 18 से 24 साल के युवाओं को जोड़ने के लिए फेसबुक ट्विटर के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को इसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं।
जिला अध्यक्ष उनके जो हैं, विधानसभा प्रभारी जेडीयू के जो हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि किस तरह से फेसबुक लाइव किया जाए। इवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद भी फेसबुक लाइव के माध्यम से विधायकों से मिल रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो ये सब चीजें दिख रही है कि ये लोग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2020 चुनाव के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं। सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, अश्विनी चौबे, संजय जायसवाल, भाजपा के नेता विधानसभा स्तर पर वर्चुअल रैलियां भी कर रहे हैं। लेकिन लोजपा का ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। लोजपा अभी बस सीटों के घालमेल में उलझी हुई है। उनको अभी तक पता नहीं है कि हम कहाँ किसके साथ लड़ेंगे, कौन सी सीट लड़ेंगे। इसलिए सोशल मीडिया पे लोजपा वाले अभी तक साइलेंट की मुद्रा में। धन्यवाद। जी रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस एक सूचना देना चाह रहा था कि जैसे अभी मनीष ने कहा बिहार विधानसभा चुनाव 2020, तो ये 2021 भी हो सकता है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है जिसमें ये कहा गया है, मांग की गई है कि साहब कोरोना की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है, लिहाजा चुनाव में कुछ समय और बढ़ाया जाए, और उस PIL में ये मांग की गई है कि फरवरी 2021 में चुनाव कराए जाएं। तो अब देखना होगा कि वो एडमिसिबल कितनी है हाईकोर्ट में याचिका। अगर एडमिसिबल है भी तो फिर उस पर हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है। और मुझे लगता है कि अब ये PIL हाईकोर्ट में आने के बाद चुनाव का समय बढ़ाने के लिए, चूंकि RJD जैसा कि हम जानते हैं कि वो चुनाव नवंबर में नहीं चाहती, तो हो सकता है कि हाईकोर्ट के बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ याचिकाएं इस बाबत आए। अच्छा, एक चीज समझने की है कि अगर मान लीजिए कि LJP की और सीटें बढ़ानी है, और दूसरा अगर मान लीजिए JDU और BJP की अगर हम बात करें, तो BJP पिछली बार 160 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 40 पर LJP लड़ी थी। अगर ये अलायंस अगर देखा जाए तो 200 सीटें तो इन्हीं के पास चली जाती हैं। अब जो JDU के लिए 101 सीटें लानी है, जो उनको देनी है, कम से कम 101 सीटें तो अगर लड़े, तो BJP को अपनी लड़ी हुई सीटें कम करनी पड़ेंगी। तो इसमें जो नुकसान में रहने वाला है, अगर देखा जाए तो BJP की सीटें कम होने के ज्यादा हैं। BJP को अगर एकोमोडेट करना है अपने अलायंस को, तो इस पर अनीता आप क्या कहेंगी? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार जो है वो RJD के साथ लड़े थे, कांग्रेस के साथ लड़े थे, तो कहीं ना कहीं जो सीटों का जो नंबर्स है वो दोनों पार्टियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी तक के समीकरण, जो अभी तक की स्थिति है बिहार में, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि भले ही सीटें, लड़ने वाली सीटें जो है BJP की कम हो जाए और थोड़ी सी भी JDU की बढ़ जाए, लेकिन जो जीतने वाली सीटें हैं, जिसपे विनिंग हैंड जो रहेगा, वो कहीं ना कहीं उसमें BJP के नंबर्स बढ़ने वाले हैं, और JDU कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में नजर आ रही है। वो क्योंकि बहुत सारे उसके ऐसे विधानसभा हैं जहां से उसके जो विधायक हैं बिल्कुल नजर ही नहीं आए, और अगर नजर आए भी तो वहां की जनता को उनसे शिकायत ही बनी रही, वो उस लेवल का परफॉर्मेंस दे नहीं पाए, क्योंकि 2 साल तक BJP जो है वो विपक्ष में बैठी रही। इसका फायदा भी BJP को मिलेगा, और जब सत्ता पक्ष में आई तो BJP की यही कोशिश है कि सेंटर से जो अनाउंसमेंट हो वो बिहार के लिए कहीं ना कहीं वो लोक लुभावन हो, जनता के दिल में घर करने वाला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री राहत कोष योजना से जो जिस तरह की वितरण हो रही है, या वहां पे जो हाईवेज बनाए जा रहे हैं, हाईवे बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, वहां पे वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा किया जा रहा है, जो बिजली वितरण है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो एक जो आम आदमी होता है, उसको उसकी जो जरूरत होती है बस इतनी सी होती है कि खाने को वो भोजन मिल जाए, रहने को छत मिल जाए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको मिलेगा। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो उज्ज्वला योजना है वो फायदा पहुंचाने वाला है। उज्ज्वला योजना का जो वितरण होगा उससे कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है वो उससे BJP के लिए जरूर इंक्लाइंड नजर आएगी। और इन सब के बीच में JDU जो है इसी उधेड़-बुन में रही कि किस तरह से अपनी सत्ता बचाई जाए, किस तरह से अपनी कुर्सी बचाई जाए, और कुर्सी बचाने के उधेड़-बुन में कहीं ना कहीं JDU जो है परफॉर्मेंस लेवल पे उस लेवल पे नहीं जा पाई जो कि उसको करना चाहिए था। इस बीच में जो मुजफ्फरपुर वाली घटना आई और इस तरह की जो बहुत सारी घटनाएं आई,
जिसमें लड़कियों का शिक्षा को लेकर के जो फर्जी रिजल्ट का जो मामला सामने आया, उसको लेकर के भी जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पाई। कोरोना का कहीं ना कहीं असर रहेगा, क्योंकि कोरोना में अगर नीतीश कुमार वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जिससे जो कि सेटिस्फैक्टरी लेवल पे जनता को सेटिस्फाई कर पाए और उनको लगे कि हमारा मुख्यमंत्री जो है वो उस तरह का काम किया है जिसमें कोई शिकायत नहीं हो सकती है, हमारे मुख्यमंत्री हमसे जुड़े रहे, हमसे बातें करते रहे, जैसे कि बाकी राज्यों में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जो है बहुत मुखर होकर बोलते हुए नजर आए, जनता से हमेशा रूबरू होते नजर आए, उनको सांत्वना देते आए। तो नीतीश कुमार की ये बातें जो है बार बार नजर नहीं आई, वो स्क्रीन पे चाहे मीडिया में बार बार जनता को संबोधित करते हुए नहीं नजर आए। तो इसका कोरोना का क्या असर पड़ने वाला है, कोविड-19 जो है वो जनमानस पे कितना इम्पैक्टफुल होने वाला है। इस बीच में जो प्रधानमंत्री हैं लगातार स्क्रीन पे नजर आए और जनमानस के लिए, लोगों के लिए, जो खासकर जो गरीब तबका है उसके लिए तरह तरह के अनाउंसमेंट करते नजर आए, जो इसका फायदा बीजेपी को, वहां पे भाजपा को मिल सकता है। जी अतुल, मैं एक चीज बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सही कहा अनीता ने कि 15 साल की इनकम्बेंसी का नुकसान जनता दल यूनाइटेड या कहें नीतीश कुमार को उठाना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि बीजेपी उनके साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोरोना काल में भी जो सक्रियता है, और दूसरे नेपाल के जो और चीन के जो रणनीतिक सामरिक मोर्चे पर जिस तरह से जीत हासिल की है, क्योंकि बिहार का कुछ हिस्सा नेपाल से लगता है और नेपाल और चीन के बीच में बहुत ज्यादा साठ गांठ की बातें आ रही हैं, तो जो पॉलिटिकली सोचते हैं लोग, बिहार के लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिव हैं, तो इसका लाभ भी उनको बीजेपी को वहां मिलेगा। मेरी जानकारी के हिसाब से कोशिश ये हो रही है कि लोकसभा में जिस तरह से बराबर 50-50 का फॉर्मूला था, 40 में से 17 सीटों पर जेडीयू लड़ा और 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी, तो वही एक फॉर्मूला इमर्ज हो जाए, ये प्रयास बीजेपी की तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये देखना जो ये समीकरण है ये अपने आप में बड़ा ठीक रहेगा। और जैसे रवि जी ने अंत में कहा कि भाई लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से सीटों का वितरण हुआ था, अगर उस हिसाब से होगा तो भी स्थिति कुछ बढ़िया हो सकती है और मेरे ख्याल से ज्यादा उसमें झगड़े ना हो, क्योंकि जेडीयू को भी सीटें मिली थी, एलजेपी को भी सीटें मिली थी और बीजेपी के पास भी रही थी। जैसे जैसे समय और आगे निकलेगा और चीजें स्पष्ट होंगी, चित्र स्पष्ट होंगे और समीकरणों पर बात होगी। बिहार चुनाव अब धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है इस महीने में, क्योंकि अब रोज कुछ न कुछ नई गतिविधि उसमें हो रही है। हम इन सभी गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे। आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, biharupdate@gmail.com पर आप हमें लिख सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप है, आप उसको भी अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके आप अपनी बातें हमारे तक पहुंचा सकते हैं। बिहार अपडेट में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय पर और एक नई चर्चा के साथ। रवि जी आपका धन्यवाद, अनीता जी आपका धन्यवाद और मनीष जी आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।